सिर्फ ये एक डीआईवाई की वजह से किचन में मेरे कॉकरोच जो है ना वो बिल्कुल नाक के बराबर हो गए हैं। टेम्परेचर पर किचन में काम करना मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत। सो ये है आज की समर थाली, सिंपल बट वेरी टेस्टी। आजकल किचन की क्लीनिंग में आधा घंटा नहीं लगता, ज़्यादा लग जाता है। मतलब आज मुझे पूरा 45 मिनट लगा। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस बार टेम्परेचर लिटरली इतना ज़्यादा है, मतलब इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है ना। और ऐसी गर्मी में ऐसा लगता है ना कि कोई ये बोल दे कि आज खाना नहीं बनाना है या आज किचन का ये काम रहने दो, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब सब कुछ रुक सकता है, सब कुछ काम रुक सकता है, बट ये काम नहीं रुक सकता। ये हमें सुबह भी करना पड़ेगा, शाम को भी करना पड़ेगा। और अभी तो सिर्फ एक ही दिन बाकी है, उसके बाद में बच्चों के समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। 11 तारीख से बच्चों के स्कूल की छुट्टियां लगने वाली है। खैर स्कूल की लगेगी, कोचिंग की छुट्टियां नहीं है। कोचिंग तो पूरे मई में चलेगा, लास्ट के शायद 4 से 5 दिन की। सर बोल रहे थे, अभी सर्कुलर तो आया नहीं है। बच्चों को बोला था तो बच्चे आके बता रहे थे कि सिर्फ लास्ट में 4 से 5 दिन की छुट्टी होगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी 10th क्लास में है बच्चे, तो थोड़ा सा 10th क्लास का प्रेशर भी रहता है। और हाँ, अभी पूरा जो पढ़ाई का सिस्टम है ना वो चेंज हो गया। पहले एग्ज़ाम्स भी लेट होते थे, प्री बोर्ड भी एक होता था। अब तो ऐसा ना कि प्री बोर्ड 2 होने लग गए। और अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है कि 3-3 प्री बोर्ड्स होंगे। मतलब मेन एग्ज़ाम के पहले बच्चों के हाफेली एग्ज़ाम्स भी होते हैं, और हाफेली एग्ज़ाम के बाद में 2-2 3-3 प्री बोर्ड होते हैं। तो मतलब बच्चे इतने ज़्यादा एंगेज्ड हो गए ना, इतने ज़्यादा टाइम ही नहीं है बच्चों के पास में। और बच्चे क्या, बच्चों के साथ साथ में हमारी भी फुल रैगिंग होती है। तो यही सब कुछ चल रहा है। बच्चे बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, थोड़ा सा पढ़ाई का उनके ऊपर प्रेशर है, लेकिन हाँ थोड़ा सा उनको भी स्ट्रेस फ्री रखना है, तो वो काम हमारा होता है। कहते भी है ना कि बच्चे बड़ी क्लास में आ जाते हैं ना, तो बच्चों के साथ साथ में उनकी जो मम्मी होती है ना वो भी एग्ज़ाम दे रही होती है। सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाते हम लोग, बाकी उसके पहले का तो पूरा काम हमें भी करना ही पड़ता है। तो चलिए अभी चल के आ रहे हैं। सुबह का यहाँ टाइम चल रहा है। बाहर का जो डस्टिंग क्लीनिंग का काम था वो मैंने सारा कंप्लीट कर दिया। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो काम मेरे टाइम से हो ही जाते हैं। अभी जेंट्स सब गए नहाने के लिए, वो रेडी होकर निकलेंगे, उसके बाद में खाना खा के ही शॉप पे जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर फटाफट से कर रही हूँ लंच की तैयारी। और लंच बनाने में तो खैर ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है, क्योंकि पहले से सोचा हुआ रहता है, प्लानिंग पूरी रहती है, रात को ही रहती है। तो आज के लंच में मैंने एक तो करेले की सब्ज़ी बनाई है बेसन वाली, और मतलब बनाई क्या है, बन रही है भी ऊपर। और यहाँ पर बनाई मैंने मूंग की दाल, इसको मैंने वो कर दिया है, बॉईल कर दिया है। बॉईल करके ही बनाती हूँ, वैसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, बट मुझे पता नहीं डायरेक्ट जो दाल बनती है ना वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। स्पेशली मूंग की दाल तो बिल्कुल भी नहीं। एक ही सीटी में खैर ये पक जाती है, लेकिन हाँ इसको पहले मैं बॉईल करती हूँ, उसके बाद में तड़का इसके ऊपर डालती हूँ। मतलब कि दाल तड़का टाइप का टेस्ट आता है, तो अच्छी लगती है। दाल में मैंने टमाटर और करी पत्ता, 5-7 करी पत्ता जो है ना वो डाल दिया था। और करी पत्ता जो है ना वो हमें अपने खाने में ऐड करना चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि करी पत्ता जो होता है ना वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। बाल जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जिनको हेयर फॉल की शिकायत है ना, वो अपने खाने के अंदर करी पत्ता ज़रूर ऐड कीजिए, किसी भी तरीके से। चाहे आप दाल में डाल के खाओ, चाहे उसकी चटनी बना के खाओ, कैसे भी करके खाओ। ऐसे देखो कोरा खाने में तो अच्छा नहीं लगता, मुझे पता है, बट हाँ आप दाल वगैरह में डालेंगे ना थोड़ा ज़्यादा डाल दो बॉईल करने के टाइम पे, तो उसका जितना भी फ्लेवर होता है ना वो दाल में आ जाता है। मतलब उसके जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं ना वो सारे उसमें आ ही जाते हैं। तो इस तरीके से बाकी बालों में लगाने के लिए मैं आपको जो ये करी पत्ते का जो तेल होता है कलौंजी का, वो मैं आप लोगों के साथ में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। और अभी खैर ख़त्म हो गया है, तो मैं बनाऊँगी तो बहुत जल्दी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी।
तो आज बहुत दिन बाद मैं बेसन वाले करेले बना रही हूँ क्योंकि जेन साहब को कम पसंद है, कम क्या मतलब उनको पसंद ही नहीं है, बिल्कुल ड्राई ड्राई हो जाती सब्ज़ी, बट पता नहीं मुझे और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो कभी कभी अपनी खुद की पसंद का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ में मैंने इसलिए दाल बनाई है, और दाल तो खैर फेवरेट है पतिदेव जी की भी और रिहान की भी। तो यहाँ पर बस दाल को मैं तड़का लगा रही हूँ। तो ये पानी जैसे ही गर्म होगा तो इसके अंदर मैं दाल बॉईल करी हुई ये डाल दूँगी। चावल यहाँ पर मैंने चढ़ा दिए हैं, मतलब पक गए हैं चावल पूरी तरीके से। और अब ये जो पानी है ना, ये एक्स्ट्रा पानी है, इस पानी को मैं निकाल दूँगी। इसी तरीके से बनाती हूँ। और दाल यहाँ पर देखो बन चुकी है। हरा धनिया भी है नहीं मेरे पास में, क्योंकि हरा धनिया अभी इतना ज़्यादा महंगा आ रहा है। सब्जियाँ सस्ती आ रही है, बट हरा धनिया बहुत महंगा आ रहा है और इतना अच्छा भी नहीं आ रहा है। गर्मी में कैसा होता है ना, वो मुरझाया हुआ सा वैसा धनिया मिल रहा है। तो धनिया मैं लेकर आती नहीं हूँ आजकल। कभी चटनी वगैरह बनानी होती तो फिर मैं ले आती हूँ, बाकी ऐसे सब्जियों में डालने के लिए मैं आजकल कम ही लेके आ रही हूँ। तो यहाँ पर करेले की ये बेसन वाली सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है, और मस्टर्ड ऑयल में मैंने बनाई है, बहुत अच्छी लगती है करेले की सब्ज़ी। अगर आप लोग नहीं बनाते हो ना मस्टर्ड ऑयल में, तो एक बार आप मस्टर्ड ऑयल में करेले की सब्ज़ी बना के देखना, अच्छी लगती है। और खैर सरसों का जो तेल होता है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा भी होता है। नॉर्मल जो हम रिफाइंड ऑयल खाते हैं या फिर जो ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल जो भी होता है, उसके कंपेरेटिवली ये वाला जो तेल होता है ना, इसमें कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा कम होता है, तो इसीलिए ये वाला खाना चाहिए। और चावल, हाँ मुझे किसी ने पूछा था कि चावल खाने से ना पेट बढ़ता है, बट आप लोग चावल खाते हो, आप तो कोई मोटे नहीं हो। तो देखो मैं चावल जो है ना, चावल खाने से पेट नहीं बढ़ता है। चावल यदि आप ज़्यादा खाओगे, ज़्यादा क्वांटिटी में ना, तो उससे पेट बढ़ता है। आप देख लो चावल मैंने कितने बनाए, हम 4 जनों के बीच में मैंने ये छोटा सा बर्तन है वो भी आधा ही भरा हुआ, आधा भी नहीं है, इतने ही चावल बनाए। मतलब दाल बनती है तो साथ में थोड़ा थोड़ा सा एक कटोरी चावल चाहिए होता है। और उसमें भी देखो मैं पानी जो है ना वो एक्स्ट्रा डालती हूँ, इसमें जितना चावल बनने में पानी डलता है उसका डबल पानी डालती हूँ, और फिर वो एक्स्ट्रा पानी निकाल देती हूँ। इससे क्या होता है, जितना भी इसका स्टार्च होता है ना वो सारा निकल जाता है। तो इस तरीके से चावल खाएंगे ना तो मतलब जो कहते हैं ना मोटे होते हैं वो भी नहीं होंगे। और अगर पसंद है तो इस तरीके से बना के आप खा सकते हो। तो सारा पानी निकाल दिया था उसका मैंने। उसके बाद में गरम गरम में मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया था, इससे चावल खिले खिले रहते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर बस दाल बन गई थी, सब्ज़ी बन गई थी, जिनसा भी देखो यहाँ पे रेडी होके आ चुके हैं। तो बस मैं फटाफट से बना रही हूँ रोटी। और इस बार थोड़ी सी आटे में ना गड़बड़ हो गई है, और इसकी वजह से लास्ट 10 दिन हो गया है रोज़ मुझे ना बातें सुनने में मिलती है, जिनसा बहुत डांटते हैं। तो इस बार क्या हुआ ना कि जो मैंने गेहूँ पिसवाए थे ना वो बाहर पिसवाए थे, तो करीबन 10 किलो गेहूँ थे। तो मैंने सोचा कि मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा सा अनाज बदल बदल के खाना चाहिए। सर्दियों में तो चलो हम मक्की की, बाजरे की, सबकी रोटी खा लेते हैं, है ना, लेकिन अभी गर्मियों में ना खाने का मन नहीं होता है। लेकिन अब ये कि गर्मियाँ तो अभी 2-3 महीने तक गर्मी चलेगी, फिर बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने क्या करा कि इस बार जो 10 किलो गेहूँ थे ना, गेहूँ के अंदर ही मैंने 2 किलो ज्वार मिला दी थी। अब ज्वार मिलाई उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ज्वार के आटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इतना ज़्यादा। बट हुआ क्या कि जो मैंने गेहूँ पिसवाए थे ना, तो वो थोड़ा सा उसने आटा मोटा पीस दिया, ज़्यादा ही मोटा पीस दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ ना कि रोटी कड़क बनती है, जबकि मैं आटा इतना मतलब नरम नरम सा आटा गूँथती हूँ और रोटी बनाती हूँ तभी पूरा ध्यान रख रही हूँ, बट स्टिल रोटी जो है वो थोड़ी सी कड़क हो रही है। तो जिन सब खाना खाते हैं ना, तब रोज़ सुबह डांट पड़ती है। और अब फिर हमारी थोड़ी सी बहस भी हो जाती है कि अब आप रोज़ बोलोगे तो भी वो आटा, जब 12 किलो आटा है ना वो ख़त्म होता ही होगा। अब जब ख़त्म होगा तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे, बट फिर भी वो भी बोलते हैं। और इस तरीके से हमारे खाना स्टार्ट होने के पहले 2-3 मिनट की थोड़ी थोड़ी सी नोकझोंक होती है। और उस नोकझोंक के चक्कर में मैं भूल गई थी कि मैंने जो इनके लिए अभी प्लेट सजाई थी, आपने देखी होगी, उसमें एक चीज़ मिस थी। किस किस ने इस चीज़ को नोटिस किया, तो मैंने मैंगो जूस जो था ना वो उनको रखना ही भूल गई थी। और मतलब उन्होंने ना 1-1.5 रोटी खा ली। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं नहाने जा रहा था उस टाइम पे तू मैंगो जूस बना रही थी, मैंगो जूस कहाँ गया। फिर मुझे एकदम से ना याद आया, अभी इस टाइम तक तो मुझे याद ही नहीं था, अभी तो मैं आराम से बस रोटी बना रही हूँ, वीडियो शूट हो रहा है। और फिर अभी उन्होंने मेरे को आवाज़ लगाई और फिर मुझे हंसी आई कि यार आज तो मैंगो जूस के बिना ये रह ही जाते थे। फ्रीज़र में रखा था मैंने इसलिए कि ताकि वो ठंडा हो जाए अच्छे से, ठंडा ठंडा जूस अच्छा लगता है ना, इसीलिए। और यहाँ पर आपको मेरे बाल जो है वो उड़ते हुए दिख रहे होंगे, क्योंकि मैंने लगा रखा है कूलर। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, और इस टेम्परेचर पर काम करना किचन में सही में मतलब, रोटी तो मैं पता है 2 से 3 रोटी बनाती हूँ, उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि बस गैस बंद कर दूँ। फेस पे ना जलन होने लग जाती है लिटरली, इतनी गर्मी हो रही है। और हमारे यहाँ तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि तीनों चारों तरफ समुद्र ही है ना, तो उसकी वजह से ना मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, बिल्कुल सहन नहीं हो रही है। तो इसलिए मैं ना कूलर जो है वो बिल्कुल किचन के वहीं रहता है, जब भी काम करती हूँ कूलर ऑन कर देती हूँ, तो उसकी वजह से मेरे किचन के काम जो है ना वो हो पाते हैं।
यहाँ पर मैंने रोटी सबके लिए बना दी थी, बच्चों के लिए भी बनाई दी थी। और आटा जो है ना वो उतना ही लगाती हूँ कि सुबह का सुबह ख़त्म हो जाए। मतलब मुझे फ्रेश आटे की रोटी बनाना और खाना पसंद है। मुझे सुबह के आटा शाम तक पड़ा रहता है और उसकी जो रोटी बनती है ना वो भी अच्छी नहीं लगती। और क्या रात को तो हम आटा कभी भी फ्रीज में रखते ही नहीं है, कभी भी आज दिन तक मुझे कभी याद नहीं, ना कभी मेरी मम्मी के यहाँ पर ना हमारे यहाँ पर कभी ऐसा हुआ है कि रात को कोई आटा बच गया हो, थोड़ा भी एक रोटी का भी बचा हो और हमने फ्रीज़ में रखा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब अगर बच जाता है शाम को एक ज़्यादा तो खैर मैं गूंथती नहीं हूँ, क्योंकि अब वो ये ना कि एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पता चलने लग गया कि घर में 4 लोग हैं तो कितनी रोटी बननी है। एक रोटी भली पड़ी रहती है, क्योंकि सुबह कबूतर वगैरह को हम दे देते हैं, क्योंकि गाय और ये तो यहाँ पर है नहीं है तो इसीलिए फिर कबूतर को ही दे देते हैं। तो लेकिन हाँ, ज़्यादा रोटी के हिसाब से आटा लगाती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पर रोटी मैंने सबके लिए बना दी थी। और अब बारी आएगी किचन क्लीनिंग की। खाना फिर मैं बाद में खाऊंगी, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, तो इस समय फिर मेरे से ना खाना खाते बनेगा नहीं। जैन साहब तो बोल रहे थे कि आजा साथ में ही खा लेते हैं, फिर सुबह टाइम से नहीं खाएगी ना तो फिर शाम को भूख नहीं लगती। बात तो सही है उनकी, बट ये कि मैं अगर खाना खा लूँगी तो फिर मेरे से काम नहीं होगा। और अभी जो मेरा मेन काम था वो था किचन क्लीनिंग का, तो वो काम मुझे करना जो है ना वो ज़रूरी है। और एक बार अगर आलस खा लो ना कि बाद में करेंगे, तो फिर वो बाद वाला काम तो बाद के हिसाब से ही होता है। तो अभी पिछले से पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि किचन में मेरी ही लापरवाही की वजह से थोड़े बहुत कॉकरोच जो है ना वो मुझे दिखने लगे हैं। और जब मतलब कम आपको दिखने लगते हैं ना, तभी अगर आप मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे कर लो, रेमेडी कर लो या जो भी है आपको जो करना है वो, तो फिर है ना वो बढ़ते नहीं है। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे ना तो फिर वो इतनी संख्या में बढ़ जाते हैं कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और मैं पेस्ट कंट्रोल वगैरह ये सब नहीं कराती हूँ और ऐसी कोई भी दवाई का यूज़ नहीं करती हूँ कि जिसकी वजह से वो कॉकरोच मरे, है ना। हम ध्यान रखते हैं, मतलब ये कि कोई भी जीव जो है हमारे हाथों से जानबूझ के तो नहीं मरना चाहिए। बाकी अनजाने में तो हम कुछ नहीं कह सकते, चलते फिरते जो चीज़ हो रही है वो हो ही रही है, बट जानबूझ के कुछ नहीं करते हैं। तो अब मैंने क्या किया है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, कि जिसमें हमारा काम भी हो जाए और किसी को मतलब किसी तरीके की हिंसा भी ना हो, ठीक है। और एक चीज़ और, हाँ, जब मैंने चावल बनाए थे तो उसका जो गर्म पानी था ना, एक्स्ट्रा पानी था, वो आपने देखा होगा मैंने परात में निकाला था। तो वो जब ठंडा हो गया था उसके बाद में मैंने सिंक में डाला था। एक बार किसी ने मुझे पूछा था कि आपने इस तरीके से पानी को स्टोर क्यों किया, उसका आप क्या करते हो। कुछ नहीं करते हैं, जब वो ठंडा हो जाता है उसके बाद में सिंक में डालते हैं, क्योंकि गर्म पानी सिंक में डालेंगे तो देखो सिंक के अंदर भी बहुत सारे जो पाइप रहता है, सिंक का पाइप रहता है ना, उसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े जीव रहते हैं। तो उतने गर्म पानी से वो कितनी बुरी तरीके से मरते हैं ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा है, लेडीज़ों को देखा है कि एकदम गर्म जो उबला हुआ पानी रहता है ना वो सिंक में डाल देते हैं, तो वो सही नहीं है ना। जानबूझ के हमें ये सब काम नहीं करनी चाहिए। अनजाने में जो चीज़ें होती है वो होती है, बाकी जानबूझ के हमको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये है। अब उसके बाद में, हाँ, अब मेन बात कर लेते हैं कि मैंने किस तरीके से अपने किचन में कॉकरोच को कंट्रोल किया है। तो एक DIY क्लीनर जो था वो मैंने बनाया था, स्प्रे बनाया था, मतलब क्लीनर क्या वो स्प्रे है, उसमें उसकी वजह से बहुत कंट्रोल हुआ है। और दूसरी चीज़ ये कि साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रख रही हूँ। कॉकरोच हुए क्यों थे, क्योंकि जब बच्चों के एग्ज़ाम हुए थे ना 9th के, उसके बाद में जो एक वेकेशन मोड चला था छोटा सा पीरियड का 20 दिन का, उसमें बच्चों ने तो वेकेशन इन्जॉय किए, तो बच्चों के साथ में मैंने भी फुल टूश इन्जॉय किए। और उसी लापरवाही की वजह से ही, मतलब वही किचन में काम मैंने बराबर से किए नहीं थे, सफाई बराबर हुई नहीं थी। और जब आपका मॉड्यूलर किचन होता है ना तो आपको सफाई का एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। मतलब इस चीज़ में आपको खुशी नहीं मनानी है कि किचन हमारा मॉड्यूलर है, फर्नीचर बने हैं, कोई सामान बाहर नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं है। तब वहाँ पर आपको सफाई की जिम्मेदारी भी आपकी डबल हो जाती है, क्योंकि कैबिनेट्स को क्लीन करना है ना, उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ मैं कर नहीं पाई थी, इसीलिए मेरे कॉकरोच हो गए थे। अभी क्या करती हूँ कि सुबह जहाँ मेरे को पहले आधा घंटा लगता था, 30 मिनट लगता था, आजकल मुझे 40 से 45 मिनट, कई बार 50 मिनट भी लग जाता है। बट मैं किचन को बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ। गैस को भी देखो आप, ये जो गैस अभी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये गैस 12 साल हो गया है और अभी भी आप देख सकते हो कि बिल्कुल नया है। कैसे पता चल रहा है कि देखो यहाँ पर जो ये स्क्रू लगे रहते हैं ना, देखा होगा आप, आपके भी किचन में जाके देखेंगे, अगर आप सफाई मेंटेन नहीं रखते होंगे तो आप देखेंगे वो स्क्रू ना काले पड़ गए होंगे। आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिल्कुल बर्नर के पास में जो स्क्रू है ना वो भी बिल्कुल वाइट है, मतलब इसको मैंने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। सुबह शाम जो सफाई होती है ना बहुत अच्छे से मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे गंदगी पसंद नहीं है। बट हाँ, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से इस बार थोड़ा सा कांड हो गया था। तो यही है कि एक तो सुबह की सफाई पर एक्स्ट्रा ध्यान दे रही हूँ, और रात को सोने से पहले भी
पूरी अच्छे से किचन की क्लीनिंग करती हूँ। और ये स्प्रे जो है ना, ये बहुत काम आ रहा है मेरे। अब इस स्प्रे के अंदर मैंने क्या डाला वो मैंने प्रीवियस व्लॉग में बताया था, बट मैं अभी फिर से बता रही हूँ। तो इसके अंदर मैंने ये जो बॉटल है वो बॉटल भर कर पानी लिया था, थोड़ी सी जगह बचाई थी, मतलब मैंने आधे से ऊपर में 3/4 जितना पानी भर दिया था, नॉर्मल पानी होता है वो। फिर उसके अंदर मैंने 3 से 4 ढक्कन डाले थे फिनाइल के, कोई भी फिनाइल आप डाल सकते हो। उसके बाद में मैंने इसमें 3 ढक्कन डाले थे डिटॉल के, ठीक है, आप जो डिटॉल होता है वही, ठीक है, वो डिटॉल डाल दिया था। उसके बाद में मैंने 3 टैबलेट्स ली थी कपूर की, कपूर जो कि आप पूजा वगैरह में काम में लेते हुए वाली, उसको बिल्कुल बारीक पीस के और वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और अगर आपको एज अ क्लीनर के जैसे काम में लेना है तो इसमें आप डिश वॉश जेल भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने मिलाई और उसके बाद में इसको अच्छे से हिला देना है। अब जब किचन की आपकी पूरी क्लीनिंग हो जाती है, क्लीनिंग होने के बाद में उस स्प्रे पूरे ही किचन में, स्टाइल्स पर, गैस के ऊपर नीचे सब जगह पे आपको वो स्प्रे मार के और अच्छे से कपड़े से मतलब जो रहता है, जो अपना पोछा मॉप जो भी रहता है ना, उससे पूरा पोंछ लेना है, मतलब वो पूरा स्प्रेड हो जाना चाहिए। क्योंकि हमने इसके अंदर कपूर भी डाला है और फिनाइल भी डाली है, डिटॉल भी डाला है, तो ये सब चीज़ें साथ में काम करती है। और उसकी स्मेल से क्या होता है, कॉकरोच मरते तो नहीं बट वो बाहर आते हैं, ठीक है ना। और जो उनकी जो संख्या बढ़ती है ना, वो बढ़ती नहीं है, ठीक है। उसके बाद में एक किचन में मैंने कोना तैयार किया है क्लीनिंग के लिए। तो यहाँ पर ये 2-3 चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को बताई है। एक तो देखो ये प्रिस्टीनो का ऑल पर्पज़ क्लीनर है, जो कि मैंने कुछ वीडियो पहले बताया था। ये बहुत काम का इतना अच्छा क्लीनर है, ये वाला मैंने मीशो से मंगाया था। एक वीडियो देख के मुझे ये पसंद आया था और मैंने मंगा दिया था और ये सही में काम करता है। जो फ़िल्टर्स वगैरह होते हैं वो इतने अच्छे से काम करते हैं। और जो मिक्सर होता है ना, जो मिक्सर के आसपास गंदगी जो आपकी साफ़ नहीं हो रही है, ये वाला स्प्रे कर दो और करने के बाद में सिर्फ आधे मिनट के लिए आपको रखना है और फिर टूथब्रश से आप क्लीन कर दो, मिक्सर बिल्कुल नई हो जाएगी। और ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ, मतलब सही में बहुत काम का ये वाला क्लीनर। उसके बाद में मैंने यहाँ पर देखो 2 डब्बे रखे हुए। एक डब्बे के अंदर तो मैंने बर्तन साफ़ करने वाला जो पाउडर होता है, विम पाउडर, एक तो लिक्विड आता है, साबुन भी आती है और पाउडर भी मिलता है। तो कहीं पर विम के नाम से मिलता है, कहीं पर दूसरे भी नाम से मिलता होगा, वाइट कलर का पाउडर आता है। तो जो भी ये कुकर कढ़ाई इनके जो बॉटम्स होते हैं उनको साफ़ करने के लिए। और एक ये जो डिब्बा है इसके अंदर मैंने भरी हुई है ये पीताम्बरी। तो वीक में 3 से 4 बार मैं जो ये सिंक होती है ना, इसको करती हूँ इस पीताम्बरी से क्लीन। वैसे तो आप किसी से भी साफ़ करोगे साफ़ हो ही जाती है, बट जो होती है ना डीप क्लीनिंग, जो एक शाइनिंग, वो इस पीताम्बरी से इतनी अच्छे से आती है। और कुछ दाग धब्बे होते हैं ना, क्योंकि स्टील की बनी हुई है, तो इसमें ना मेरे एक बार क्या होता, हार्पिक गिर गया था थोड़ा सा, तो उसके काले काले स्पॉट आ गए थे, तो वो इस पीताम्बरी से साफ़ हो गए थे। उसके बाद से बस मुझे तो सही इतना अच्छा लगा ना, तो वीक में मैं 2-3 बार 4 बार मतलब इस पीताम्बरी से क्लीन कर देती हूँ। और ये पूरी स्टील की जो ये सिंक है ना, वो बिल्कुल नई जैसी हो जाती है। और साथ साथ में जो स्क्रब है ना, ये भी हम बर्तन साफ़ करते हैं, जूठन वगैरह इसमें फंस जाती है ना, दूध की जो बर्तन होते हैं वो साफ़ करते हैं तो मलाई वगैरह चिपक जाती है। तो ये स्क्रब से ही जब मैं क्लीन करती हूँ ना, तो ये स्क्रब भी बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, मतलब इनकी जो चिकनाई होती है ना वो सारी हट जाती है और एक इतनी अच्छी खुशबू किचन में आने लग जाती है। तो ये छोटे मोटे काम जो है ना, ये मैंने मतलब रूटीन में करने स्टार्ट किए, सुबह भी और शाम को भी। सफाई का पूरा अगर आप ध्यान रखेंगे तो किचन में कॉकरोच होंगे ही नहीं। और अब आप यहाँ सिंक देख लो कितनी अच्छे से चमक रही है और पूरा ये अंदर तक मैंने अच्छे से साफ़ किया है और सभी चीज़ों को बिल्कुल हैंडी वे में रखा हुआ है। बिल्कुल सिंक के नीचे वाला जो कैबिनेट है वहीं पर मैंने चीज़ें जो है वो रखी हुई है, तो मतलब आसानी से चीज़ें मुझे मिल जाती है। तो इस तरीके से मैंने अपने किचन में कॉकरोचेस को एकदम कंट्रोल में किया है। और यहाँ पर मेरा किचन जो है वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया। टाइम जो था वो 11 बज रही थी, घड़ी बताना तो मैं खैर भूल ही गई थी, लेकिन हाँ टाइम से मेरे काम जो थे वो हो गए थे। और इसी के साथ में इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो, कोई भी टिप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना।